रहे हैं नेशन व्यू पीनाज त्यागी के साथ। रात के 8 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं नेशन व्यू के साथ, जहां हम आपको दिखाते हैं दिन भर की हर वो अहम खबर जो रखती है आपसे सरोकार। खबरों के हर पक्ष पहलू से कराते हैं आपको रूबरू, ताकि जब आप खबर पर अपना नजरिया रखें, अपनी कोई राय कायम करें तो वो सटीक हो, निष्पक्ष हो। तो आज टॉप न्यूज में आपके लिए हम लेकर आए हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी की कलह जो है रोज नए मोड़ लेती है, रोज नए बयान सामने आते हैं। आज शिवपाल कहते हैं कि सम्मान नहीं करते हैं अखिलेश पिता का। साथ ही साथ बात करेंगे राजधानी दिल्ली में किस तरह से शर्मसार हुए रिश्ते, कैसे हुआ रिश्तों का कत्ल। आपको दिखाएंगे दिल्ली से पटना तक थे मार्बल कारोबारी के बेटों के अपहरण के तार। इसके साथ ही दिन भर की हर वो अहम खबर होगी जो रखती है आपसे सरोकार, पूरे विश्लेषण के साथ। चलिए सबसे पहले आज बात करते हैं नेशन व्यू में यूपी में समाजवादी कुनबे के कलह की, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। हफ्तों बीत रहे हैं लेकिन रोज नया विवाद और रोज नया बयान सामने आ रहा है। भले ही मुलायम सिंह यादव ये कह रहे हों कि ना तो पार्टी में झगड़ा है ना ही परिवार में, लेकिन चाचा भतीजे की लड़ाई हर दिन रोज बढ़ती जाती है, रोज गंदी होती जाती है। तकरार के बीच अखिलेश राजभवन तक मार्च कर लाए तो वही शिवपाल ने लखनऊ का सरकारी बंगला छोड़कर दिल्ली में डेरा डाल लिया है। और दिल्ली पहुंचते ही शिवपाल ने अखिलेश को नसीहत की शक्ल में अपने मन की भड़ास भी एक बार फिर से निकाल दी है। बाप अपने बेटे की तरक्की चाहता है और देखिए ये जिम्मेदारी होती है बेटे की। परिवार के जो बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं या फिर पिता हैं, उनका सम्मान करें, ये ड्यूटी होती है। तो क्या सम्मान नहीं करें अखिलेश उनका? बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। नहीं करना चाहिए और अभी देखिए जब भी मैंने हमेशा कहा, हमेशा अखिलेश से भी कहा कि भाई नेताजी को हमेशा खुश रखना चाहिए, कभी भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए और उनसे सुझाव लेना चाहिए। वो समाजवादी पार्टी के पिता के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं समाजवादी पार्टी के। दरअसल चुनाव की शायद मजबूरी है, इसलिए समाजवाद के कुनबे में बगावत के बिगुल की आवाज रह रह कर खामोश हो जा रही है, लेकिन दरार है कि लगातार बढ़ती जा रही है। अखिलेश के करीबी बताए जा रहे पवन पांडे समाजवादियों को कुनबे से बाहर कर दिए जाते हैं और अब अखिलेश को उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करने को कहा जा रहा है। इस तकरार के बीच मोर्चाबंदी दोनों ओर से हो रही है, बस दिखाने के लिए मुलायम है जो सीज फायर कराते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से उनको 6 वर्ष के लिए निकाल दिया गया। अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और चाचा जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, साधुवाद। और अपने चाचा जी से कहूंगा हम भतीजों को ढेर सारा आशीर्वाद दें। हमारे समाजवादी पार्टी में पिछले कुछ दिनों से मानो बंद कमरे में बातचीत की रवायत ही खत्म हो गई है। अब सरेआम संग्राम हो रहा है। सीएम आवास से पार्टी कार्यालय तक का करीब 1 किलोमीटर का फासला मीलों लंबा नजर आने लगा है। संदेश मीडिया के जरिए दिया जा रहा है। वजीरों की जंग में मोहरे पिट रहे हैं। अब शिवपाल के निशाने पर पवन पांडे आए। आशु मलिक के साथ धक्का मुक्की करने के आरोप में उन्हें समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मुख्यमंत्री आवास 5 कालीदास मार्ग लखनऊ से धक्का मुक्की और उनकी पिटाई करने जैसे गंभीर दुराचरण और अनुशासनहीन आचरण के कारण उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री को हमने ये पत्र लिखा है, तो आप लोगों के माध्यम से ये मीडिया में चला दीजिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के कागज के पन्नों पर लिखने से या बोलने से मैं हट जाऊंगा। मैं आखिरी दम तक समाजवादी पार्टी में रहूंगा और माननीय मुलायम सिंह जी का जिंदाबाद, श्री अखिलेश यादव जी का जिंदाबाद लगाऊंगा। श्री अखिलेश यादव जी के किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाऊंगा और इससे करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। समाजवादियों के सबसे बड़े कुनबे में शहमात का करामाती खेल जारी है। हर फैसले से पहले कौन किसके खेमे में है, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है और दांव उसी हिसाब से चले जा रहे हैं। मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद पहले शिवपाल के बंगले से नेम प्लेट बदली और फिर खबर उनके घर छोड़ने की भी आ गई। सूत्रों की माने तो मुलायम शिवपाल की मंत्रिमंडल में वापसी चाहते हैं, लेकिन अखिलेश ने भी रामगोपाल की पार्टी में वापसी की शर्त रख दी है।
समाजवादी परिवार की कला हर एक बीतते दिन के साथ और भी ज़्यादा उलझती जा रही है। कल मुलायम सिंह यादव ने दावा किया था कि परिवार में सब कुछ सही हो गया है, लेकिन आज शिवपाल यादव ने अपने बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट हटा दी है। कुछ देर पहले तक यहाँ पर नेम प्लेट लगी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था शिवपाल यादव मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, लेकिन अब यहाँ पर ऐसी कोई नेम प्लेट नहीं लगी हुई है। इस बीच अखिलेश ने राजभवन की दौड़ लगाई तो शक्ति प्रदर्शन को लेकर अटकलें चलने लगी। कहा गया कि अखिलेश ने 205 विधायकों के समर्थन की लिस्ट सौंपी है, तो वहीं शिवपाल ने कहा कि सभी विधायक एकजुट हैं, पार्टी और सरकार साथ है, जबकि विरोधी इसे गैंगवार बताकर चुटकी ले रहे हैं। विधायक तो बहुत हैं समाजवादी पार्टी के, हाँ 230 के लगभग हैं। कहीं ना कहीं दो कुनबों में बढ़ रही है समाजवादी पार्टी से। नहीं, एक है, पूरा घर एक है, पूरी पार्टी एक। रोज ये उनको निकाल रहे हैं, वो इनको निकाल रहे हैं, वो इनको समाप्त कर रहे हैं, वो उनको समाप्त कर रहे हैं। सड़कों में लखनऊ में ऐसे लड़ रहे हैं कि जैसे कोई मैं समझता हूँ कि जैसे अपराधियों में लड़ाइयाँ होती हैं, गैंगवार होता है, तो ये इनकी फैमिली गैंगवार चल रही है। रहीम ने जो बात सदियों पहले कही थी वो यूपी के सियासी कुनबे में अब नजर आ रही है। प्रेम का धागा कुछ ऐसा टूटा है कि जोड़े नहीं जुड़ पा रहा। गांठ ऐसी पड़ी है जो अखिलेश और शिवपाल को ही नहीं, मुलायम को भी लंबे वक्त तक गढ़ती रहेगी। लखनऊ से अनिल यादव और विनोद मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो कोई इसे परिवार की गैंग वॉर करार दे रहा है, तो कोई इसे क्रिकेट का वो मैच बता रहा है जहां एक दूसरे के ज्यादा से ज्यादा विकेट उखाड़ने की बात कही जा रही है। कौमी एकता दल के विलय के नाम पर दरअसल जो चिंगारी समाजवादी पार्टी के भीतर उठी वो अब शोला बन चुकी है। शब्दों के तीखे तीर के बीच बर्खास्तगी और निलंबन का दांव खेला जा रहा है। इस सियासी झगड़े में अब तक टीम अखिलेश के 7 विकेट गिर चुके हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। 12 सितंबर की अगर बात करें तो चाचा भतीजे के इस दंगल में अखिलेश ने गायत्री प्रजापति राजकिशोर सिंह को हटाया था। करीबी माने जाते हैं वो चाचा शिवपाल के और साधना सिंह के। मुलायम सिंह ने अखिलेश की जगह शिवपाल को यूपी का अध्यक्ष बना दिया। 13 सितंबर को बेटे को सख्त संदेश दे दिया कि पार्टी की कमान शिवपाल के हाथ में रहेगी, भले ही तो मुख्यमंत्री क्यों ना हो। 13 सितंबर को अखिलेश ने जवाब देते हुए शिवपाल से अहम विभाग छीन डाले। उन्होंने अपनी ताकत का परिचय करवाया। अखिलेश ने चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल को हटा दिया जो शिवपाल के करीबी हैं। इसके बाद 18 सितंबर को शिवपाल को उनके विभाग लौटाए गए और परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है दर्शाने की कोशिश की। मीटिंगों का दौर चला, मुलायम ने दोनों को समझाया। लेकिन 19 सितंबर को एक बार फिर से चिंगारी उस वक्त भड़क गई जब शिवपाल ने 7 अखिलेश समर्थकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जिन्होंने नारेबाजी की थी। 26 सितंबर को गायत्री प्रजापति की दोबारा अखिलेश कैबिनेट में एंट्री हो जाती है। अखिलेश कमजोर पड़ चुके हैं, इस तरह की संदेश दिए जाने लगते हैं। लेकिन इसके ठीक 1 महीने बाद एक बार फिर से अखिलेश जो है वो दबंग बनकर उभरते हैं। 22 अक्टूबर को अखिलेश समर्थक उदयवीर जो हैं पार्टी से बाहर हो जाते हैं। 23 अक्टूबर तक शिवपाल, गायत्री प्रजापति, नरेंद्र राय, ओम प्रकाश सिंह, शादाब फातिमा, इनको तुरंत अखिलेश जो है उनके बर्दाश्त की सीमा बाहर होती है और वो कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाकर चाचा को जवाब दे देते हैं। 23 अक्टूबर को यूपी फिल्म विकास परिषद की अध्यक्ष जयप्रदा को बर्खास्त कर दिया जाता है। अमर सिंह और शिवपाल के करीबी हैं। मुलायम ने रामगोपाल यादव को पार्टी से निकाला। रामगोपाल यादव मुलायम के भाई हैं और अखिलेश के करीबी हैं और कहा जाता है कि चाचा का समर्थन ही हासिल है रामगोपाल का, जिसकी वजह से अखिलेश इतना दम भर पा रहे हैं। और आज अखिलेश समर्थक पवन पांडे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है तो अखिलेश भी अपने विधायकों का दमखम दिखाते हुए राजभवन तक एक सूची लेकर पहुंचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं किस तरह अपनी मांगे मनवाने के लिए एक महिला उत्तराखंड के सीएम के पैरों में गिर गई। वाकया हल्द्वानी का है, महिला पेशे से टीचर है। जरा आप भी देखिए कैसे वो सिस्टम की संगदिली का रोना रो रही है। कभी वो पैरों में गिरती है, कभी सीएम को मनाने की कोशिश करती है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। बोलते बोलते गला रूंझ जाता है। सुरक्षाकर्मी हटाना चाहते हैं लेकिन वो हटने को तैयार नहीं। सीएम हैरान है कि भरी सभा में ये क्या हो रहा है, लेकिन इस महिला को तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी से आई हैं। ये महिला पेशे से टीचर है। बिंदुखत्ता के हाटकालिका मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ाती हैं और अपने स्कूल को सरकारी बनाए जाने की मांग कर रही हैं।
सीएम हरीश रावत यहाँ जैसे ही कार्यक्रम में पहुंचे, ये महिला उनके करीब पहुंच गई और फिर लगी गुहार लगाने। स्कूल जो है 2014 में एड में आ चुका है। हम वहाँ प्राइवेट तरीके से पढ़ाते हैं, मात्र 4-5 हज़ार मानदेय में हम वहाँ पढ़ा रहे हैं। एड में आने के बाद भी वहाँ पर वन भूमिका एक्ट लगा हुआ है, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर काम को कर रहे हैं। जब वहाँ पर प्राथमिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक विद्यालय है, राजकीय इंटर कॉलेज है, चिकित्सालय बने हैं, उनके लिए वन भूमि नहीं है, तो वो विद्यालयों में एड के लिए क्यों वन भूमि है वहाँ पर? टीचर की इस हरकत से सीएम भी हैरान रह गए। क्या करें क्या ना करें उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। उन्होंने आश्वासन तो दे दिया, लेकिन फरियादी टीचर के लिए अब भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है। हमने वो बात रखी है, कैबिनेट में रख रहे हैं, ये कह रहे हैं। ऐसा आश्वासन देते देते ये 2-3 साल हो गए हैं। कई बार हम वहाँ भी जा चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा। सचिवालय में भी जा चुके हैं इस संबंध में। ये तस्वीरें सरकारों की लाल फीताशाही पर बड़ा सवाल है। महिला का दावा है कि पिछले कई सालों से वो हर दरवाजे पर दस्तक दे रही है, लेकिन उनकी मांग पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सीएम के भरोसे के बाद शायद एक्शन हो जाए, लेकिन सवाल ये है कि एक महिला के इस तरह रोने गिड़गिड़ाने की नौबत ही क्यों आती है। जब तक ऐसी तस्वीरों पर हम शर्म महसूस नहीं करेंगे, सिस्टम नहीं बदलेगा। हल्द्वानी से राकेश रावत के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो गुरु जब चरणों में गिर लगे तो सोच लीजिए भविष्य क्या होगा। शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट से अगवा हुए दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर के मार्बल कारोबारी बाबूलाल शर्मा के दोनों बेटों कपिल शर्मा और सुरेश शर्मा को पुलिस ने आखिरकार बरामद कर लिया। विशेष टीम ने लखीसराय के कजरा की पहाड़ी से दोनों को सकुशल रिहा कराया। कपिल और सुरेश शर्मा को कजरा पहाड़ियों के बीच अपहरणकर्ताओं ने छिपा कर रखा था। इन भाइयों के चेहरे पर मुस्कान का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर के सेक्टर 8 में रहने वाले कारोबारी बाबूलाल शर्मा के 2 बेटे हैं, जिन्हें शुक्रवार शाम को पटना एयरपोर्ट से अगवा कर लिया गया था। इस खबर ने तो मानो बिहार पुलिस की नींद उड़ा दी हो। आनन फानन में पहले तो पटना के हवाई अड्डे थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई। उसके बाद इन दोनों भाइयों की खोज खबर के लिए SIT का गठन किया गया। पुलिस की टीम ने कई जगहों पर दबिश दी, तब जाकर उन्हें सुराग मिला और इन दोनों भाइयों को सकुशल बरामद किया गया। इन दोनों को अगवा कर लखीसराय के कजरा क्षेत्र की पहाड़ियों में छिपा कर रखा गया था। इतनी रात को इतने घने जंगलों में यहाँ पे नक्सलियों का पूरा कहर है। वहाँ पर वो लोग रात को 2 बजे 12 बजे वहीं पर थे, 2-2 दिन से रुके हुए थे, तो पूरा सपोर्ट था उन लोगों का। दरअसल बाबूलाल शर्मा दिल्ली के एक बड़े मार्बल कारोबारी हैं और उनका कारोबार दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक फैला है। पुलिस के मुताबिक इनके रिहाई के बदले 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। इन दोनों को प्रलोभन दिया गया। ये व्यवसाय में है, इनले का कारोबार करते हैं, डेकोरेटर में, डिजाइनिंग में, और दिल्ली में ये काम करते हैं, बदरपुर में। बेसिकली राजस्थान के रहने वाले हैं। इनको फ़ोन कॉल के द्वारा बुलाया गया कि यहाँ पे एक बड़ा कोई काम है जो आपको दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। काफ़ी दिन से इनके साथ संबंध में थे। कोई एक व्यक्ति जो इनको बार बार यहाँ बुला रहे थे। दिल्ली के मार्बल कारोबारी के दोनों बेटे कपिल और सुरेश अपने ही किसी परिचित के कहने पर कारोबार के सिलसिले में पटना पहुंचे थे, जहां से उन्हें अगवा कर लिया गया। अब इनकी सकुशल बरामदगी के बाद बिहार पुलिस ने चैन की सांस ली है। हालांकि इस खबर ने एक बार फिर से इस बात को हवा दे दी है कि किस कदर बिहार में फिरौती और लूटपाट करने वाले गैंग का बोलबाला बढ़ चुका है। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और आज देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह से रिश्तों का कत्ल हुआ। आज एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 60 साल का एक बुजुर्ग 35 साल पुराने रिश्ते का कत्ल कर दिया और अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आखिर वो कौन सी वजह रही, जानिए इस रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां 60 साल के बुजुर्ग ने अपनी ही पत्नी को मार डाला। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन दिल्ली के आनंद निकेतन इलाके में हुई इस वारदात ने सबको चौंका दिया। 60 साल के मुकेश मोगा नाम के शख्स ने 35 साल के रिश्ते को चंद सेकंड में तार तार कर दिया।
दिल्ली के आनंद निकेतन इलाके में 60 साल के शख्स ने अपनी 58 साल की पत्नी की कार के अंदर मामूली झगड़े में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। अपनी पत्नी को ड्रॉप करने के लिए वो आ रहे थे। इनकी शादी को 35 साल हो चुके हैं, 2 बच्चे भी हैं। बताया जा रहा है कि अचानक कार के अंदर किसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, जिसके बाद मुकेश मोंगा ने अपनी पत्नी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। मुकेश मोगा एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट के मैनेजर हैं और 58 साल की पत्नी मंजू मोगा को मामूली विवाद के बाद चाकू गोदकर मार डाला। चश्मदीदों के मुताबिक कार में ही मुकेश मोगा ने हाथापाई शुरू कर दी और फिर देखते ही देखते चाकू से पत्नी पर कई वार कर डाले। जख्मी मंजू मोगा ने कुछ मिनट में ही दम तोड़ दिया। फिर वो आपस में कुछ हाथापाई किया तो मुझे लगा अपने में कुछ मस्ती कर रहे होंगे, मुझे कुछ इतना नहीं पता। फिर जब देखा आंटी के बाल पकड़ के पीछे करके चाकू मारा, फिर मैंने समझा। तो फिर उनको मैं ईंट भी उठाया, वहाँ से ईंट लेके मैं मारने चला तो फिर मुझे देख के डांटे, फिर गाड़ी आगे कर लिए। मुकेश मोगा के बेटे और बेटी ने पिता पर मां से मारपीट का आरोप लगाया है। बेटे धवन ने बताया है कि शराब पीकर उनके पिता हर रोज मां को मारते थे। फिलहाल पुलिस ने मुकेश मोगा को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। गुंटूर जिले के रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के एक ऑफिसर पूर्णचंद राव के यहां जब एसीबी की टीम छापे मारती है तो काले धन का कूत भंडार मिलता है। जानकारी के मुताबिक अधिकारी के घर से 60 किलो चांदी, 1 किलो सोना और 20 लाख का कैश बरामद हुआ है। कहीं सोने के चेनों का अंबार, कहीं चांदी के चमचमाते बर्तनों का ढेर, तो कहीं 500 और 1000 के नोटों का बंडल। इन तस्वीरों को देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया सकती हैं। जिधर नजर फेरिए उधर खजाने का ढेर पड़ा है, लेकिन ये खजाना किसी मंदिर या किसी दुकान का नहीं, बल्कि ये तो वो काला धन है जिसे गंटूर के घर से बरामद किया गया। इस काले धन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद एंटी करप्शन की टीम इस काले धन को देखकर चौंक गई। दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को यह जानकारी मिली थी कि आंध्र प्रदेश में रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में काम करने वाले एक शख्स के पास काले धन का अंबार है, और जब टीम ने छापेमारी की तो इस शख्स के घर से 14 घरों के कागजात, 60 किलो चांदी का सामान, 1 किलो सोने का सामान और 20 लाख रुपए कैश मिले। इतना ही नहीं, इस शख्स के पास वेनुकोंडा में 7 अपार्टमेंट और 2 घर, गंटूर में 1 घर और हैदराबाद के विजयवाड़ा में 2 घर हैं। इसके अलावा उसके पास वेनुकोंडा में ही दाल की पैकिंग करने वाली एक मिल भी है। जानकारी के मुताबिक जिस शख्स के घर छापा पड़ा है उसका नाम पूर्णा चंद्र राव है और उसने महज 34 साल के अपने करियर में इतना धन इकट्ठा कर लिया। 1981 में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पद से अपना करियर शुरू करने वाले राव गंटूर, उंगल और नेल्लोर में ड्यूटी पर रहे हैं। शुरुआत में सारे सामान की कीमत 3 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही थी, लेकिन जब एक एक कर इस काले धन की तस्वीर सामने आई तो इसकी कीमत 25 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। राव पर एंटी करप्शन वालों की नजर उसके खिलाफ दर्ज करवाई गई एक शिकायत के बाद पड़ी। अब इस छापेमारी के बाद एंटी करप्शन की टीम ये जानकारी जुटाने में लगी है कि कैसे राव ने इतने कम वक्त में इतने पैसों का अंबार लगा दिया, साथ ही इस धन कुबेर के पास और कहां-कहां काला धन छिपा है। टीम न्यूज नेशन। तो नेशन न्यूज में देश की हर बड़ी खबर, हर पहलू के साथ फिलहाल इतना ही।